हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। आज हम बात करेंगे सीरीज 78 के बारे में, जिसमें हम पेपर थर्ड लोक प्रशासन के 50 वर्ड्स 5 मार्कर क्वेश्चंस और विद आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, उदासीनता के क्षेत्र की अवधारणा समझाते हुए इसके विस्तार के उपाय सुझाइए। उदासीनता का क्षेत्र क्या होता है, उसकी अवधारणा को समझाना है और विस्तार के उपाय क्या है वो सुझाव देने हैं। 50 वर्ड्स में ये है। ओके, तो उत्तर को किस तरह से लिखेंगे? बर्नार्ड के अनुसार अधीनस्थों की वह मानसिक स्थिति या क्षेत्र जिसमें आदेश बिना सोचे समझे स्वीकृत कर लिए जाते हैं। उदासीनता के क्षेत्र का सिद्धांत, अगर हम बोले सिद्धांत नहीं तो मतलब बर्नार्ड के अनुसार हम क्या बोलेंगे कि अधीनस्थों की वह मानसिक स्थिति या क्षेत्र जिसमें आदेश बिना सोचे समझे, यानी आदेश जो मिला है उसको बिना सोचे समझे ही स्वीकृत कर लिया गया, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उचित हो अनुचित हो, लेकिन उसको बिना कोई सोचे समझे ही क्या कर लिया गया है, स्वीकृत कर लिया गया है। उसी को हम बोलेंगे उदासीनता का क्षेत्र। विस्तार के उपाय क्या क्या दिए गए हैं? विस्तार के उपाय जैसे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, प्रतिफल, योगदान संतुष्टि का सिद्धांत हो गया, जवाबदेहिता, उच्च अधिकारी का विश्वास भी होना चाहिए कि उच्च अधिकारी अधीनस्थ पर विश्वास करके जो है वो कोई भी आदेश दे रहा है, तो विश्वास भी जरूरी है, जवाबदेहिता है, अभिप्रेरणा है, प्रतिफल है, ये सारे ही जो है विस्तार के उपाय हैं। तो इनको आप थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिख दीजिएगा कि क्या होता है ये, तो 50 वर्ड्स में आपका आंसर इफेक्टिव बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वैधता को परिभाषित कीजिए, यह शक्ति व अधिकार से किस प्रकार संबंधित है। वैधता क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखनी है। शक्ति व अधिकार से किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में बताना है। वैधता विधि के अनुरूप स्थिति होती है, यानी वैधानिक। यह उच्चस्थ व अधीनस्थ के मध्य विश्वास का सूत्र होती है। यह कानूनों, नियमों, परंपराओं से घनिष्ठ संबंधित होती है। वैधता में प्रभाविता का अंश होता है। वैधता में क्या होता है? प्रभाविता का अंश होता है। वैधता में मान्यता व स्वीकृति शामिल होती है। वैधता में हमेशा जो है मान्यता और स्वीकृति जरूर शामिल होगी, ये बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम संबंध की बात करें तो संबंध क्या है? शक्ति प्लस वैधता प्राधिकार बन जाते हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा है कि यह शक्ति व अधिकार से किस प्रकार संबंधित है, प्राधिकार से, तो शक्ति प्लस वैधता दोनों मिलकर क्या हो जाती है? जब शक्ति को वैधता मिल जाती है, विधि द्वारा मान्यता मिल जाती है, तो वो प्राधिकार बन जाता है। शक्ति को औपचारिकता व अधिकार प्रदान करती है। सत्ता के क्षेत्र को व्यापक बनाती है। अगर वैधता क्या करती है? वैधता जो है वो शक्ति को क्या करती है? औपचारिकता व अधिकार प्रदान करती है। सत्ता के क्षेत्र को और अधिक व्यापक जो है वो वैधता ही बनाती है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यात्मक फॉर्मेनशिप। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप का सिद्धांत है, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है आपको। आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। ये 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स दोनों में प्रश्न पूछा जा सकता है। 100 वर्ड्स में इस तरह से पूछा जाएगा, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप क्या है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अभी 50 वर्ड्स में इतना ही है कि आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो 5 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। पहला पॉइंट है, आदेश की एकता की अवहेलना करता है। आदेश की यूनिटी ऑफ कमांड जो है हमारी, आदेश की एकता की अवहेलना करता है, ये उसको नेग्लेक्ट करता है, जो कि कार्मिकों में असमंजस की स्थिति पैदा करता है। आदेश की एकता नहीं मानता तो उससे क्या होता है? कार्मिकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आदेश की एकता में क्या होता है कि जो आदेश है वो एक ही उच्चस्थ या एक ही अधिकारी से प्राप्त हो, जिसे कोई भी दोहराव ना हो, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। उत्तराधिकार व जवाबदेहिता निर्धारण में असफल। उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता निर्धारण में क्या है? ये असफल है। उत्तरदायिता और जवाबदेहिता भी नहीं कर पाता है ये, क्योंकि जब कार्यात्मक फॉर्मेनशिप में जब ये सिद्धांत फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पर असफलता कहाँ देखने को मिलती है? उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में। सभी प्रकार के संगठन यथा सैन्य में लागू नहीं किया जाता है। ये सभी प्रकार के संगठनों में लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे सैन्य संगठन होता है उसमें भी लागू नहीं हो सकता, तो एक आलोचना इसकी ये हो गई। संगठन के निचले स्तर पर उपयोगी, परंतु ऊपरी स्तर पर, अगर हम बात करें संगठन के सभी स्तरों पर, तो जो निम्न स्तर होता है यानी निचला स्तर होता है उसके लिए तो ये उपयुक्त है, लेकिन ऊपरी स्तर होता है उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है। विभिन्न विभागों व उत्तरदायित्व में सामंजस्य के अभाव का प्रभाव संपूर्ण संगठन पर पड़ता है। अगर हम विभिन्न विभागों को देखें, उनमें उत्तरदायित्व में सामंजस्य देखें तो सामंजस्य की यहाँ पर कमी पाई जाती है, तो उसका प्रभाव जो है वो पूरे संगठन पर क्या होता है? झलकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यायोजन गलत, ये मिसप्रिंट है, प्रत्यायोजन।
प्रत्यायोजन व विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब भी अंतर पूछा जाता है, प्रत्यायोजन को इधर लिख दिया अपन ने और विकेंद्रीकरण को इधर लिख दिया, बीच में अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद में हम 2 पॉइंट बनाएंगे। और अगर आप इसमें भी एक पॉइंट और बना सकते हैं कि किससे रिलेटेड है, विषय, ठीक है, विषय वाला एक पॉइंट यहाँ पर भी बना सकते हैं और फिर उसके बाद भी आप कर सकते हैं। अभी मैंने ये इजी वे वाला बनाया ऐसे। प्रत्यायोजन क्या है? ये एक प्रशासनिक अवधारणा है, जबकि विकेंद्रीकरण क्या है? राजनीतिक या लोकतांत्रिक अवधारणा। ठीक है, प्रत्यायोजन प्रशासनिक और ये लोकतांत्रिक या राजनीतिक। ये अस्थायी प्रकृति की होती है प्रत्यायोजन, क्योंकि ये कुछ देर के लिए जो है अपने अधिकारों को क्या होता है, अधीनस्थ को सौंपा जाता है। लेकिन विकेंद्रीकरण क्या होगा? हमेशा स्थायी प्रकृति का होगा, बिल्कुल स्थायी होगा। अंतिम उत्तरदायित्व का हस्तांतरण नहीं। अगर मान लो हमने अपना कोई भी उत्तरदायित्व है उसका हस्तांतरण उच्चस्थ से अधीनस्थ करते हैं, लेकिन जब निम्नस्थ स्तर तक यानी एकदम अधीनस्थ स्तर तक जब हमने हस्तांतरण कर दिया तो फिर अंतिम उत्तरदायित्व हस्तांतरण पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इसमें अंतिम उत्तरदायित्व का हस्तांतरण होता है। अधीनस्थ के निर्णय अंतिम नहीं एवं निर्णय का पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। अब अधीनस्थ जो होता है उनको निर्णय देने का अधिकार जो है वो कंप्लीटली नहीं मिलता, क्योंकि उनके निर्णय को अंतिम नहीं माना जाता, क्योंकि वो उच्चाधिकारी जो है उसके ही कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करता है और उसके निर्णय को जो है पूर्ण क्षमता यानी निर्णय में भी वो क्या उसको स्वतंत्रता पूरी नहीं होती है, निर्णय में स्वायत्तता उसको प्राप्त नहीं होती है। प्रत्यायोजन में अधीनस्थ को निर्णय की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, इसके निर्णय अंतिम होते हैं। जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होगा? अधीनस्थ को निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता होगी और निर्णय जो होंगे इसके अंतिम रूप से माने जाते हैं। विकेंद्रीकरण के बिना प्रत्यायोजन संभव है। अगर हम देखें कि प्रत्यायोजन जो है वो विकेंद्रीकरण के बिना भी हो जाएगा, लेकिन प्रत्यायोजन के बिना विकेंद्रीकरण संभव नहीं है। प्रशासन की आंतरिक प्रणाली होती है ये, जबकि ये क्या होता है? सरकार, प्रशासन, जनता व संगठन के कार्य प्रणाली से संबंधित होता है। इसमें सरकार भी होती है, प्रशासन भी होता है, जनता भी होता है, संगठन भी होता है। तो एक व्यापक अवधारणा जो है कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण हो जाती है, क्योंकि इसमें केवल प्रशासन की केवल एक आंतरिक प्रणाली तक सीमित रह जाता है, जबकि इसमें सरकार, प्रशासन, जनता, संगठन सभी कार्य प्रणाली जुड़ जाती है। व्यक्ति से व्यक्ति को इसमें क्या किया जाता है? प्रत्यायोजन किया जाता है, जिसमें इसमें संस्था से संस्था को किया जाता है। निर्णय निर्माण की शक्ति इसमें नहीं होती है, इसमें नियम निर्माण की शक्ति भी होती है। निर्णय निर्माण की शक्ति भी इसमें क्या होती है? स्ट्रांग होती है, इसमें कम होती है, जबकि नियम निर्माण की शक्ति इसमें नहीं होती है, इसमें नियम निर्माण की शक्ति भी होती है। तो इस तरह से जो है हमने प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण को देखा। आप अपने नोट्स पे बना सकते हैं। अगर आपको इसमें और भी पॉइंट्स मिल जाते हैं विकेंद्रीकृत प्रत्यायोजन में, तो आप आगे पेज को जो है थोड़ा खाली छोड़ दीजिए, एक पेज लीजिए, मतलब एक कॉपी का एक पेज लीजिए, उसमें प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण लिखिए, सारे पॉइंट्स लीजिए। आपको फिर 9 पॉइंट, अपना 9 पॉइंट, 10 पॉइंट जो भी आपको बनाना है वो बनाते जाइए। जैसे आपको और पॉइंट्स कहीं से मिलते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं कहीं पर भी, तो क्या होता है कई बार उत्तर जो है उसमें और भी पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आप अपनी कॉपी है उसमें वहाँ पर ऐड ऑन कर दीजिए, तो उससे क्या होगा? आपका उत्तर और एनरिच हो जाएगा। ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप मतलब अपने आंसर को जो है कॉपी अलग बना दीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। लास्ट टाइम में रिवीजन भी आप अच्छे से कर पाएंगे, अपने आंसर को और बेहतर लिख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।